पार्ट 2 के अंदर हम लोगों को बात करनी है रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स की। पार्ट 1 आपने देखा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट कर लेना या फिर टेलीग्राम पे बेझिझक होकर पूछ लेना। अब रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इन रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स में से हर साल कोई एक ना एक प्रोटोकॉल जरूर आता है। एक बार तो ये बोल देता है कि 3 प्रोटोकॉल डिफाइन करो, मतलब 3 प्रोटोकॉल्स को डिस्क्राइब करो, 10 मार्क्स में आया था। और वैसे जनरली कोई ना कोई एक आता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एक डीएनएस के और एक रहते हैं एसएसएल के। ठीक है, तो हमको तो ये सभी पढ़ने हैं क्योंकि कोई भी आ सकता है। तो चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। सबसे पहले आता है एसएसएल। एसएसएल होता क्या है आखिर? देखो भाई, एसएसएल का मतलब होता है, फुल फॉर्म तो होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर करता क्या है आखिर में? मतलब एक वेब ब्राउज़र है, मान लो ये हमारा वेब ब्राउज़र है और ये हमारा वेब सर्वर है। ब्राउज़र एंड सर्वर। अच्छा, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में क्या होगा? इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन जब इंटरचेंज हो रही है तो हो सकता है बीच में कोई थर्ड पार्टी बैठी हो और इनसे ऐसे इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर ले, मिसयूज़ कर ले बीच में से लेके। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, एक सिक्योर चैनल बनाने के लिए हमने क्या किया? सिक्योर चैनल बनाने के लिए हमने क्या किया? एसएसएल का यूज़ किया। एसएसएल क्या करती है? जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उन मैसेजेस को पूरा सिक्योर कर देती है। ये काम हमारा एसएसएल का होता है। ठीक, एसएसएल इज एन एडिशनल लेयर लोकेटेड बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एसएसएल जो होती है हमारी, ये होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, ये होती है हमारी एसएसएल लेयर, ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर ये हमारी एसएसएल पहले नहीं होती थी तो एप्लीकेशन से डायरेक्ट एपी एंड टीएल दिख तो रहा है ना, APTL। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे इन्फॉर्मेशन आई, मतलब बीच में कोई इंक्रिप्शन वगैरह नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जब आगे फर्दर ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर बीच में कोई अटैकर उस मैसेज का मिसयूज कर ले। लेकिन जब से हमारा एसएसएल वाले भाई साहब आए तो एसएसएल वाले भाई साहब ने क्या किया? पहले एप्लीकेशन लेयर से एसएसएल पे आया इन्फॉर्मेशन। एसएसएल भाई साहब ने क्या किया? अच्छा, मेरे से तुम इन्फॉर्मेशन लोगे, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा ही नहीं, मैं साइफर टेक्स्ट बना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? इसके अंदर इनक्रिप्शन करके मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट के पास गया। मतलब अब क्या हो रहा है? पहले यहाँ से यहाँ जा रही है इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है और फिर यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो रही है। तो एसएसएल हमारा इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कोई पूछे एसएसएल कहाँ पर प्लेस होता है, तो एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में होता है। बेसिकली एसएसएल क्या काम कर रहा था? कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहा था, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा था और ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम कर रहा था। तो एसएसएल का मेन एम होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम करना। ठीक है, तो देखो 4.8 एस्टेब्लाइज सिक्योर कनेक्शन बिटवीन विजिटर्स, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, जिससे कि हमारा हमारा मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाता है वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में, जिससे कि कोई भी वहाँ पे थेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई भी हमारे बैंक के डिटेल्स, कोई भी हमारे पर्सनल मैसेजेस ना पढ़ ले जो व्हाट्सएप पे रात में आते हैं 11 बजे के बाद। ठीक है ना। अब देखो एसएसएल क्या होता है? एसएसएल में एक्चुअली में ये जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं HTTP के अंदर होती हैं, उसके अंदर HTTP के साथ एस और लग जाता है। एस का मतलब हो गया कि अब वो सिक्योर है, सिक्योरिटी वहाँ पे मेंटेन है। ठीक है, बस यही बात है इसके अंदर। अब एसएसएल हमारा वर्क कैसे कर सकता है? ऊपर एग्जाम्पल वाला पॉइंट पढ़ लेना, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब एसएसएल हमारा वर्क कैसे करता है? तो एसएसएल बेसिकली हमारी 2 चीज़ के ऊपर काम करता है। एक होता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक होती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। मतलब एसएसएल हमारे 2 फेज में काम करता है। एक होता है डाटा हैंडशेक, ठीक है, और एक होता है हमारा डाटा ट्रांसफ़र। तो जो डाटा हैंडशेक वाला पार्ट है, अभी सुनो ज़रा आगे पढ़ाएंगे। डाटा हैंडशेक वाला पार्ट है वो हमारा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करता है और डाटा ट्रांसफ़र वाला पार्ट है वो हमारा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करता है। अब एक्चुअली में इसकी परफॉर्मेंस कैसे है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो आपको बड़े अच्छे से समझ लेना है। तो डाटा ट्रांसफ़र ओवर एसएसएल, इसके अंदर क्या होता है? एसएसएल जो है हमारा असिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करता है। ये हमारा ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है ये वाला, और ये सर्वर है। तो ब्राउज़र से सर्वर तक जाने के लिए पहले एसएसएल हैंडशेक होगा। अभी जो हैंडशेक होता है वो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से होता है। फिर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो हमारा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से होता है। तो फिर ये सब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है एसएसएल हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब होता है ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, जैसे हम लोग मिलाते हैं तो हाथ मिलाने के बाद हमारे बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है ना, इसी टाइप से यहाँ पे भी हैंडशेक करना है। हैंडशेक करने के बाद एक कनेक्शन डेवलप होगा। कैसे होगा? तो देखो, द कम्युनिकेशन ओवर एसएसएल ऑलवेज बिगिंस विद द एसएसएल हैंडशेक। जो भी कम्युनिकेशन होगा सबसे पहले एसएसएल हैंडशेक से स्टार्ट होगा। द एसएसएल हैंडशेक इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, मतलब ये असिमेट्रिक होती है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट की दोनों यूज होती हैं। विच अलाउ द ब्राउजर टू वेरीफाई द वेब सर्वर एंड गेट द पब्लिक की एंड एस्टेब्लिश सिक्योर कनेक्शन। मतलब जो एसएसएल हैंडशेक होता है वो क्या करता है कि जो ब्राउज़र था, वेब सर्वर था, उसको वेरीफाई करता है और उसकी पब्लिक की दे देता है। मतलब अभी हम एसएसएल हैंडशेक आगे थोड़ा सा और बताऊंगा, तब वहाँ पे आपको क्लियर होगा। अभी तो सुनो, मतलब ये क्या करता है, उसको वेब सर्वर को वेरीफाई करता है,
उसकी पब्लिक की को ले लेता है और एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र के लिए कनेक्शंस को बनाने की कोशिश करता है। अभी जरा सुनो, सब क्लियर होगा, सब सुनो। अब देखो हुआ क्या। अब एसएसएल हैंडशेक ऐसे ही थोड़ी आता है। एसएसएल हैंडशेक करने के लिए कुछ 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट मतलब वेब ब्राउज़र मतलब जो हम हैं वो हेलो मैसेज भेजता है हमारे वेब सर्वर के पास। अब उस हेलो मैसेज के अंदर सिर्फ हेलो ही नहीं होता, साथ में उसका एसएसएल वर्जन नंबर होता है कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो कौन से एसएसएल के वर्जन नंबर को फॉलो करता है। साइफर सेटिंग होती है कि हमारे ब्राउज़र के अंदर कौन कौन सी साइफर सेटिंग्स को हम अलाउ कर रहे हैं। सेशन स्पेसिफिक डाटा होता है एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट द सर्वर नीड्स टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट यूजिंग एसएसएल। मतलब सिर्फ वर्जन नंबर नहीं, काफ़ी और भी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि वहाँ पे कनेक्शन बैठाया जाएगा। अब ये तो क्लाइंट ने सेंड कर दिया हेलो मैसेज। अब बारी आती है सर्वर की। अब सर्वर भी हेलो सेंड करता है। सर्वर भी सेम इन्हीं में इन्फॉर्मेशन के साथ जाता है। पहला एसएसएल वर्जन नंबर, फिर साइफर सेटिंग, फिर सेशन स्पेसिफिक डाटा। इसके साथ साथ कुछ 2 चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। इसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। क्लाइंट नहीं भेजता है, क्लाइंट अपनी तरफ से एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं भेजता है, सर्वर भेजता है एसएसएल सर्टिफिकेट, और साथ में अपनी पब्लिक की भी भेजता है। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आया। पहले क्या किया हमने, क्लाइंट ने हेलो मैसेज भेजा, उसके अंदर एसएसएल वर्जन नंबर भेजा, उसने साइफर सेटिंग भेजी, उसने सेशन स्पेसिफिक डाटा भेजा जिससे कि एक कनेक्शन बैठ सके। अब सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, हेलो मैसेज भेजा, उसने भी सेशन स्पेसिफिक नंबर भेजा, उसने एसएसएल वर्जन नंबर भेजा, उसने साइफर सेटिंग भेजी, साथ में उसने 2 चीज़ ज़्यादा भेजी। एक उसने अपना एसएसएल सर्टिफिकेट भेजा, साथ में अपनी पब्लिक की भी भेजी। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो क्लाइंट था उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट आ गया। अब वो उस एसएसएल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा कि यार ये इंसान ट्रस्टेड है भी या नहीं। तो उस एसएसएल सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करेगा, उसके अंदर साइन देखेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी के है कि नहीं, उसे बस वेरीफाई उससे करना है कैसे भी करके। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो हमारा जो यूज़र है, हमारा जो ब्राउज़र है, वो उस कनेक्शन को वहीं के वहीं टर्मिनेट कर देगा। ठीक, द क्लाइंट क्रिएट्स अ सेशन की। अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है तो क्लाइंट क्या करेगा, सेशन की क्रिएट करेगा। सेशन की कैसे क्रिएट होगी, वो खुद अपने पास से एक रैंडम नंबर उठाएगा, उसे सर्वर की पब्लिक की के साथ इंटीग्रेट करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। जो पब्लिक की आई थी ना सेकंड स्टेप के अंदर, हेलो के साथ पब्लिक की भेजा था। तो जो हमारा ब्राउज़र है वो एक तो पहले तो पब्लिक की उसने सेशन की निकाली, मतलब पब्लिक की उसने निकाली, सॉरी मतलब सेशन की उसने जनरेट की, किससे, पब्लिक की से, और उसको सर्वर के पास भेज दी। अब इफ़ द सर्वर हैज़ रिक्वेस्टेड क्लाइंट ऑथेंटिकेशन देन द क्लाइंट सेंड हिज ओन सर्टिफिकेट टू द सर्वर। अब देखो हुआ क्या था, सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट भेजा। अब कुछ कुछ सर्वर ऐसे होते हैं वो बोलते हैं क्लाइंट से, भाई तुम भी तो अपनी ऑथेंटिकेशन प्रूफ करो। तो फिर हमारा क्लाइंट भी भेजता है अपना सर्टिफिकेट, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, कभी कभी होता है। ठीक, अब सर्वर क्या करता है, डिक्रिप्ट कर देता है सेशन की को विद इट्स प्राइवेट की। मतलब जो क्लाइंट ने सेशन की भेजी थी ना पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करके, उसे डिक्रिप्ट करता है अपनी प्राइवेट की से। देखो भाई सुन लो अच्छे से आराम से, क्योंकि ये आना है, कोई ना कोई तो एक आना है कल के पेपर में। ठीक, सेशन की विद इज प्राइवेट की एंड सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू द क्लाइंट इनक्रिप्टेड विद सेशन की। समझ में आया सब कुछ। सबसे पहले है क्लाइंट का हेलो, सब फिर सर्वर का हेलो, और उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सेशन की बनाई क्लाइंट ने अपनी पब्लिक की के साथ, उसके बाद उसे वहाँ भेजा सर्वर के पास, उसने डिक्रिप्ट कर ली अपनी प्राइवेट की के साथ और सेशन का एक्नॉलेजमेंट कर दिया। ठीक है, देखो जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, सबसे पहला स्टेप क्या था, हेलो मैसेज, उसके बाद सर्वर का हेलो मैसेज 1 2 3 क्या हुआ, सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ, 4th क्या हुआ, क्रिएट एंड सेंड एनक्रिप्शन सेशन की, 5th क्या हुआ, सर्वर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एसएसएल हैंडशेक समझ में आया। और इसके बाद एक्चुअल डाटा ट्रांसफर। अब एसएसएल हैंडशेक होने के बाद बीच में क्या हुआ, इनके पास एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल आ गया। अब उस सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर कोई भी अटैक अगर नहीं कर सकता है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो पेपर में ये है तो थोड़ी सी डायग्राम्स भी बना देना। डायग्राम से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मार्क्स भी गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, और भैया लाइक वाइक करो। देखो टाइम देखो कितने, सुबह के 4:54 हो रही हैं, 4:54, और हम कर रहे हैं तो यार थोड़ा सा आप कर सकते हो यार, हम डिजर्व करते हैं। तो देखो अगर आता था क्लाइंट एंड सर्वर नाउ यूज शेयर सेशन की टू इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एक्चुअल डाटा ट्रांसफर इट, दिस इज डन यूजिंग द सेम सेशन की एट बोथ एंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, क्लाइंट ने, जो क्लाइंट था उसने सेशन की भेजी थी अपने इनक्रिप्ट करके। अब उसी सेशन की का यूज़ करके डाटा पूरा ट्रांसफ़र होता है सर्वर से ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र से सर्वर के पास, दोनों के आसपास डाटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन होता किसे, सिर्फ सेम सेशन की से। इस वजह से ये सिमेट्रिक होता है, मतलब हैंड से असिमेट्रिक हुआ और डाटा ट्रांसफ़र हमारा सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ लेना यार।
अब आता है ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी क्या होता है? एक्चुअली हमारे ईमेल्स के अंदर बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं ईमेल से। जितने भी मोस्ट ऑफ दी मोबाइल्स वगैरह हैक होते हैं, सर्वर हैक होते हैं, वो हमारे ईमेल से होते हैं। कोई ईमेल्स में कोई ना कोई ऐसा लिंक होता है जिसे क्लिक करने से हम लोग अपने सिस्टम को हैक करवा देते हैं। तो हमें बेसिकली ईमेल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ईमेल सिक्योरिटी होता क्या है? कलेक्टिव मेजर्स यूज टू सिक्योर एक्सेस एंड कंटेंट ऑफ ऑल ईमेल अकाउंट और सर्विस। मतलब वही कि हम ईमेल अकाउंट्स की कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये हमें ईमेल सिक्योरिटी हमें बताती है कि हम अपने ईमेल अकाउंट्स को कैसे सिक्योर करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। तो भाई ईमेल सिक्योरिटी वैसे तो कुछ है नहीं, पढ़ लेना यार, सिंपल सा है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। ईमेल सिक्योरिटी के अंदर हम लोग मल्टीपल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने ईमेल सर्विसेज को सिक्योर कर सकें, जिससे कि हम उसकी एक्सेस को कंट्रोल कर सकें। सिर्फ हम ही उसे एक्सेस कर पाएँ, कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए। SSL TLS वगैरह ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ईमेल सिक्योरिटी के लिए। बात ईमेल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस की नहीं है, बात ये है, अब आने वाले टॉपिक की बात है आगे, ईमेल सर्टिफिकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं मोस्ट चीज़ें। तो देखो ईमेल सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है? ईमेल सर्टिफिकेट मतलब कि एक हमारा सेट ऑफ, मतलब एक हमारी कोर टाइप से समझ लो, जो कि हमारे ईमेल के अंदर हम इसे इंस्टॉल करते हैं जिससे कि हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाए, कोई और दिक्कत ना आए। अब ईमेल सर्टिफिकेट को हम लोग 2-3 अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला नाम होता है ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ईमेल इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट, S/MIME सर्टिफिकेट। ये नाम ज़्यादा मिलता है, इनसे सब बच्चे समझ जाते हैं, इससे नहीं समझ पाते, इसलिए हमें ये वाला नाम भी याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर/मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये हमारा सर्टिफिकेट है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने ईमेल्स को डिजिटली साइन कर सकते हैं और साथ में उसके कंटेंट और अटैचमेंट को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम इनक्रिप्ट करते हैं ईमेल को यूजिंग ईमेल सर्टिफिकेट, तो जिस पर्सन को हम लोग भेज रहे हैं सिर्फ वही उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है और रास्ते में कोई भी नहीं कर सकता है। ये ईमेल सर्टिफिकेट का बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब देखो, ईमेल सर्टिफिकेट सिर्फ ऑथेंटिकेट ही नहीं करता है, बल्कि ये इंटीग्रिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है मैंने बताया ना, कि इसको इनक्रिप्ट कर देंगे और सिर्फ उसी के पास भेजेंगे जो उसके ऑथराइज है। तो बीच में जब कोई ले ही नहीं पाएगा तो उसकी इंटीग्रिटी को हार्म कैसे करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अब ईमेल सर्टिफिकेट करता क्या है? ईमेल सर्टिफिकेट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है, ठीक है, जिससे कि आइडेंटिटी ऑफ ईमेल सेंडर को कन्फर्म करा देता है। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ईमेल के अंदर क्या होता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, मतलब कि हम लोग इसके अंदर पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज़ करते हैं। और पब्लिक की हमारी सारे शेयर कर दी जाती है, जबकि प्राइवेट की हमारी सीक्रेट रखी जाती है। ठीक है, अब एक्चुअली में ईमेल सर्टिफिकेट वर्क कैसे करता है? तो देखो, पहला पॉइंट, encrypt your email so that only your intended recipient can access to the content of the message। मतलब एक्चुअली में ये क्या करता है? हमारे पूरे ईमेल को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि जिसको हम भेजना चाहते हैं सिर्फ वही उस ईमेल को देख सकता है। दूसरी चीज़, डिजिटली साइन करता है हमारे ईमेल को और रिसिपिएंट हमारे सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, जिससे कि उसे क्लियर हो जाए कि कोई ये फिसर तो नहीं है। ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा सा हो गया है ना, 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा अच्छा है ना, थोड़ा बड़ा से फॉन्ट हो गए तो वहाँ पे दिख नहीं रहा था छोटा छोटा। तो देखो, अगर आपको ईमेल सर्टिफिकेट यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कहाँ से? सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, CA से। ठीक है, थर्ड पार्टी ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। और ये जैसे ही आपको मिल जाएगा तो ये आपके हमारे ईमेल के अंदर ये एप्लीकेबल मतलब स्टोर होके रख जाता है। अब देखो भाई, जैसे ही आपके पास ईमेल सर्टिफिकेट आ जाएगा तो ईमेल सर्टिफिकेट आने के बाद आप क्या कर सकते हो? अपना ईमेल लिख सकते हो, अपना ईमेल बना सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो, वो भी उसे इनक्रिप्ट करके डिजिटली साइन करके। ठीक है, तो वंस द ईमेल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन एंड इंस्टॉल, द सेंडर कैन कंपोज एन ईमेल मैसेज एंड डिजिटली साइंड इट विद देयर प्राइवेट की। मतलब जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप किसी भी ईमेल को लिख सकते हो और उसको साइन भी कर सकते हो अपनी प्राइवेट की से। द डिजिटल सिग्नेचर कन्फर्म दैट द ईमेल वॉज सेंट बाय द ईमेल सर्टिफिकेट ओनर। जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उस ईमेल के अंदर ये चीज़ कंफर्म कर देगा कि ये उसी इंसान ने भेजा जिसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है, ईमेल सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो सेंडर होता है इनक्रिप्ट करता है ईमेल मैसेज को और रिसिपिएंट जो होता है उसे डिक्रिप्ट कर लेता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अब जब रिसिपिएंट के पास वो हमारा मैसेज मिलेगा, मतलब रिसीवर को जब मैसेज मिलेगा, तो वो उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है। अब कैसे करेगा?
सेंडर ने उस डिजिटल सिग्नेचर को अपनी प्राइवेट की से साइन किया था। अब उसी सेंडर की पब्लिक की हमारी अवेलेबल होगी रिसीवर के पास, तो रिसीवर उसी पब्लिक की से उस ईमेल को डिक्रिप्ट करेगा और वहाँ से वो उसे वेरीफाई भी कर लेगा। अगर ये उसी ने भेजा होगा तो उसकी पब्लिक की से वेरीफाई हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। अगर नहीं भेजा होगा तो फिर वो वेरीफाई और डिक्रिप्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। देखो ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ईमेल सर्टिफिकेट, ये आता ज़रूर है। तो भाई अगर समझ में नहीं आया हो ना तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर मेरे को वीडियो रोक के फिर पॉइंट वाइज पढ़ते चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आता है TLS। यहाँ से सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। TLS के अंदर आता है, TLS का मतलब क्या होता है समझते हैं। अच्छा, अभी हमने जो SSL पढ़ा, उस SSL के अंदर ऐसा नहीं था कि वो 100% सिक्योर था, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही हमारा TLS का जन्म हुआ। TLS क्या था, बेसिकली हमारा ये एक इम्प्रूव्ड सक्सीसर प्रोटोकॉल था हमारे SSL का, इम्प्रूव्ड वर्जन था हमारे SSL का। ठीक है, तो SSL का इम्प्रूव वर्जन क्या था, TLS था। और TLS का, जब SSL का इम्प्रूव वर्जन है तो TLS जैसा ही काम कर SSL जैसा ही काम कर रहा होगा ना TLS। तो वही ये एंड टू एंड सिक्योरिटी देता था जब डाटा हमारा सेंड होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, टू एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। मतलब जब इंटरनेट के माध्यम से हमारे दो डिवाइस, दो एप्लीकेशन के बीच में जब हमारा डाटा सेंड होता है, उस चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है, TLS करता है। ठीक, इसको सक्सेसर प्रोटोकॉल बता दिया मैंने। इट शुड बी नोटेड है TLS डज नॉट सिक्योर डाटा ऑन एंड सिस्टम। मतलब TLS सिर्फ इस बात की सिक्योरिटी देता है कि, देखो समझाते हैं, ये हमारा ब्राउज़र, ये हमारा दूसरा सर्वर, इन दोनों के बीच जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो बोलेगा कि इस रास्ते से लेके इस रास्ते के बीच में मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया डाटा तो ये एंड सिस्टम हो गया। अब इसकी मैं गारंटी लेता हूँ उसके सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ये TLS कहता है। तो मतलब TLS क्या करता है, सिक्योरिटी देता है जब डाटा ट्रांसफ़र होता है, बट इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं देता है कि जब एंड सिस्टम में डाटा पहुंच जाएगा उसके बाद क्या सिक्योर रहेगा कि नहीं। ठीक, इट सिंपली एंश्योर्स द सिक्योर डिलीवरी ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इट कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग, इन सब के लिए अंदर इसे हम यूज़ करते हैं। अब है ये SSL का इम्प्रूव वर्जन, तो जो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स थे वही इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होंगे। वहाँ पे क्या था, पहले हैंड शेक था, उसके बाद डाटा ट्रांसफर था। यहाँ पे पहले हैंडशेक आएगा, उसके बाद रिकॉर्ड प्रोटोकॉल आएगा। तो हैंडशेक के अंदर क्या होता है, हैंडशेक मतलब वहाँ पे भी सिक्योर कनेक्शन बैठाए थे, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, सिक्योर कनेक्शन ही बैठाएंगे। इट इनेबल्स द क्लाइंट एंड सर्वर टू ऑथेंटिकेट ईच अदर, सेलेक्ट एंड एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम प्रायर टू सेंडिंग डाटा एंड ऑथेंटिकेट ईच अदर एंटिटी। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट। मतलब वही कि दो एंड पॉइंट के बीच में सिक्योर कनेक्शन ही बैठाता है। सिक्योर कनेक्शन बैठाएगा कैसे बैठाएगा, दोनों के इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये कीज़ को मैच करेंगे, इस तरीके से हैंडशेक प्रोटोकॉल में काम चलता है। अब आते हैं TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल यहाँ से पढ़ो, ये ज़्यादा सिंपल है। TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, वंस द हैंडशेक इज कंप्लीट द टू एंड पॉइंट्स कैन सिक्योरली एक्सचेंज डाटा यूजिंग TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। जैसे मतलब एक बार हैंडशेक हो गया उसके बाद डाटा हमारा शेयर हो सकता है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल की हेल्प से। अब जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है वो करता क्या है, द रिकॉर्ड प्रोटोकॉल डिवाइड्स द डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। मतलब जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल था वो जो हमारा डाटा था ना पूरा, तो उसे पूरा एक साथ नहीं भेजेगा, उसे छोटे छोटे पीसेस में करेगा और फिर उसे हमारा भेजेगा। और उसके ऊपर क्या लगाएगा, हेडर भी लगाएगा। हेडर के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस पीस ऑफ डाटा के अंदर क्या हमने इंक्रिप्शन मेथड यूज़ किया है, क्या इसकी मैसेज लेंथ है, ये सब कुछ उस हेडर के अंदर होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, हैंडशेक प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे ही हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है तो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का काम होता है कि अब डाटा ट्रांसफर करे, बट एक्चुअली में डाटा ट्रांसफर हमारा पूरे साइज एक साथ नहीं होता, वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब टुकड़ों की फॉर्म में होता है तो उन्हीं के ऊपर ऑथेंटिकेशन हेडर भी लगा होता है, वो बताता है कि इसके अंदर किस इंक्रिप्शन मेथड का यूज़ किया गया है और क्या इसकी लेंथ है। ठीक है भाई, अब मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं TLS के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला इंक्रिप्शन, दूसरा ऑथेंटिकेशन, तीसरा इंटीग्रिटी। इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी सब जानते हो तुम लोग, बताने की जरूरत है नहीं। अब आता है हमारा वर्किंग ऑफ TLS की वर्किंग कैसे थी। अच्छा, ये वाले जो थे प्रोटोकॉल थे, अब हमें TLS की वर्किंग समझनी है। तो वर्किंग के अंदर सबसे पहले हैंडशेक फेज के अंदर क्लाइंट ने क्या किया, हेलो मैसेज सेंड किया। क्लाइंट ने हेलो मैसेज सेंड किया सर्वर को, जिसके अंदर TLS का वर्जन था। सब कुछ वही वर्किंग है उसके जैसे कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया हेलो मैसेज के साथ, अपना TLS नंबर दिया, सब कुछ दिया। सर्वर ने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भेजा क्लाइंट के पास जिसके अंदर पब्लिक की थी। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट ने वेरीफाई कर दिया सर्वर का सर्टिफिकेट टू एंश्योर दैट इट इज वैलिड इशूड बाय ट्रस्टेड अथॉरिटी। क्लाइंट जनरेटर रैंडम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एंड एनक्रिप्ट इट यूजिंग सर्वर्स प्राइवेट की। वही था
वहाँ पर क्या था, सर्वर क्लाइंट भी हमारी, वहाँ पिछली बार में SSL में भी क्लाइंट अपनी सेशन की जनरेट कर रहा था और सर्वर की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करके भेज रहा था। यहाँ पर भी सेशन की जनरेट कर रहा है और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन से और सर्वर की पब्लिक की के साथ उसे अटैच करके भेज रहा है। सर्वर डिक्रिप्ट दी इनक्रिप्टेड मैसेज यूजिंग इट्स प्राइवेट की दस एस्टलाइजिंग शेयर सीक्रेट बिटवीन टू एंड पॉइंट, मतलब दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन पाथवे सेट हो चुका है, मतलब पूरा सेम उसी के जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। और डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो क्लाइंट और सर्वर यूज़ करते हैं शेयर सीक्रेट इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसमिटेड होता है, मतलब वो उसी शेयर सीक्रेट जो पाथ उन्होंने बनाया है उसी के ऊपर डाटा ट्रांसफर होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। द इनक्रिप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इंक्लूडिंग डाटा कंप्रेशन, मैसेज ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन यूजिंग द चूजन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। मतलब यही होता है कि इनक्रिप्शन के अंदर सिर्फ ओनली इनक्रिप्शन नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैसेज ऑथेंटिकेट होता है, इनक्रिप्शन होता है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कौन सा यूज़ करना है, सब कुछ वहाँ पे डाटा ट्रांसफर के अंदर हो रहा होता है। द decrypted डाटा इज देन रीअसेंबल्ड एंड डिलीवर्ड टू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब जो डिक्रिप्टेड डाटा है, अब मैं तुमको बताया इसके अंदर बिट की फॉर्म्स में आता है, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में आता है। जो डिक्रिप्ट हो गया उसके बाद हम उसे अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद उसे हम लोग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन लेयर के पास भेज देते हैं। अब आता है सेशन टर्मिनेशन फेज, मतलब हैंडशेक हो गया, डाटा ट्रांसफर हो गया, अब टर्मिनेशन भी तो होगा। तो टर्मिनेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, व्हेन द डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीट द क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज मैसेज टू क्लोज द TLS सर्वर। तो मतलब जैसे ही हमारा डाटा हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो क्लाइंट और सर्विस एक दूसरे को मैसेज बोलते हैं कि चलो भाई अब इसे ख़त्म करते हैं, इट्स ओवर। द मैसेज इंक्लूड्स अ वेरिफिकेशन दैट द डाटा एक्सचेंज वाज सक्सेसफुल एंड रैंडम एंड फिनिश्ड मैसेज। मतलब वही मैसेज के अंदर ये वेरिफिकेशन होती है कि जो डाटा एक्सचेंज हुआ था वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, और एक फिनिश्ड मैसेज भी आता है कि सब कुछ फिनिश हो गया। अब शेयर्ड सीक्रेट जो भी था उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं और बाकी सब हमारा काम खत्म TLS का। इतना ही TLS के अंदर आपको लिखना है। अब आता है IPsec। ठीक है भाई, समझ में आया। अब देखो मैं इस वक्त थोड़ा हंसी मजाक कम हो रही है क्योंकि मैं रात भर जगा हूँ तो निकल नहीं रही है, मुझे वाइब नहीं आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही है। आप लोग अच्छे से सुनते चलिए बस। देखो बारी आती है IPsec की, तो भाई बड़े ध्यान से सुनना। इस सिंगल टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने में मेरे को 3 घंटे लगे, एक सिंगल टॉपिक को IPsec को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी बोलते हैं और IPS से भी बोलते हैं, तो ये आ जाता है किसी भी नाम से, आपको ध्यान रखना है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मतलब ये है क्या, अब देखो पहले सुन लो, फिर मैं पॉइंट वाइज आपको बताता चलूँगा, पॉइंट वाइज भी सुनते चलना, लेकिन पहले मैं खुद उससे बता रहा हूँ उसे सुन लो। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हमारा जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में, तो वहाँ पर हमारा अभी भी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए हम लोग IPsec का यूज़ किया। अब IPsec क्या कर रहा था, हमें IP लेयर पे ही हमें सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा था। और किस तरीके से, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन कर रहा था, मतलब IP लेयर जो होती है उस IP लेयर पर ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। और किस तरीके से वहाँ पे ऑथेंटिकेट करता था हर चीज़ को, वहाँ पे इनक्रिप्ट करता था हर चीज़ को, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड दे रहा था। दूसरी बात, IPsec होता क्या, मतलब सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है एल्गोरिथम्स का, जिससे कि सिक्योरली डाटा ट्रांसफ़र हो सके ओवर द इंटरनेट। IPsec को क्रिएट किसने किया, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। ठीक है, अब IPsec के अंदर बेसिकली 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन हेड है, दूसरा होता है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इन्हें अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई। और दूसरी बात कि हम इसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। अब अगली चीज़ आती है, IPsec मेनली हमारी 3 चीज़ों के लिए काम करता है। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड तीसरा की मैनेजमेंट। मतलब IPsec को इन 3 चीज़ों से मतलब है। ठीक है, अब फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। IPsec क्या था, हमारा सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स था जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, दूसरी बात कि IPsec क्या करता है हमारा, मतलब ये IPsec को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था और ये IP लेयर के ऊपर काम करता है। IP लेयर पे आके ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन देता है। और IPsec हमारा 3 फंक्शनल एरियाज को कवर करता है। पहला ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड की मैनेजमेंट। ऑथेंटिकेशन आप जानते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी आप जानते हो, की मैनेजमेंट सुन लेते हैं। तो की मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जब हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, जब हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे या फिर जब हम हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उस टाइम पे कीज़ का एक्सचेंज भी होता है। तो की मैनेजमेंट जो थी वो इस चीज़ को मेंटेन रखती थी कि की जो एक्सचेंज हो रही है, मतलब जो कोड हमारा एक्सचेंज हो रहा है जिससे कि हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे, वो सिक्योरली हो जाए, उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, IPsec इज ट्रांसपेरेंट टू द एंड यूजर्स। मतलब जो एंड यूजर्स होते हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंट था, काफ़ी अच्छा था। ये एडवांटेज में अगर आए तो एडवांटेज में इस पॉइंट को लिख सकते हो कि इसके अंदर कोई ट्रेनिंग की रिवोकेशन की ज़रूरत नहीं है। की रिवोकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। की रिवोकेशन का मतलब होता है कि जब हमारी की लीक हो जाए या फिर मतलब किसी अटैकर को मिल जाए या फिर
की के अंदर हमारा काम खत्म हो जाता है, तो की को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपेरेंट टू एंड यूजर समझ में आया। अगली चीज़, व्हेन IPsec इज कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क विद फायरवॉल, मतलब जब IPsec और फायरवॉल दोनों को एक साथ काम कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री और एग्जिट बन जाता है, जिससे कि सारे ट्रैफिक को हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक, IPsec वर्क एट द नेटवर्क लेयर, IPsec हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो कि बता दिया मैंने तुम लोगों को, कोई भी इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। अब कंपोनेंट्स ऑफ IPsec होते क्या हैं, तो कंपोनेंट इसके 3 होते हैं, जो फिर ध्यान से याद रखना, वो हमारे 3 फील्ड थे जिसके अंदर काम कर रहा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट, और ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, दूसरा ऑथेंटिकेशन हेडर, तीसरा इंटरनेट की एक्सेस चेंज। तो देखो, जो पहला कंपोनेंट है उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या करता है, इट प्रोवाइड डाटा इंटीग्रिटी, एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, एंटी रिप्ले। ये 4 वर्ड याद रखने हैं कि जो एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड है वो हमें इन 4 चीज़ों को प्रोवाइड करता है। पहला डाटा इंटीग्रिटी देता है, एनक्रिप्शन देता है, ऑथेंटिकेशन देता है, एंटी रिप्ले देता है। अब एंटी रिप्ले हमने क्यों डाला, एंटी रिप्ले का मेन एम ये था कि जब हमारा कोई हैकर है उसको दोबारा से वो प्ले करके उसके अंदर अपना कुछ इंजेक्ट ना कर सके, इसलिए हमने एंटी रिप्ले का यहाँ पे काम लिया, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। दूसरा आता है ऑथेंटिकेशन हेडर। ऑथेंटिकेशन हेडर क्या करता है, ये भी हमें डाटा इंटीग्रिटी देता है, ऑथेंटिकेशन देता है, एंटी रिप्ले देता है, बट ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट, इट डज नॉट प्रोटेक्ट डाटास कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब वही हो गया यार कि ये जो अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन हो रहा होता है उनको रोकता है। ठीक है, आया इंटरनेट की एक्सचेंज। इंटरनेट की एक्सचेंज, देखो ये वाले पॉइंट ना इंटरनेट की एक्सचेंज के मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इंटरनेट की एक्सचेंज इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट अलाउज टू डिवाइसेस टू सिक्योरली एक्सचेंज इंक्रिप्शन कीज। मतलब इंटरनेट की एक्सचेंज क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि हेल्प करता है 2 डिवाइसेस को सिक्योरली आपस में कनेक्ट करने के लिए और इंक्रिप्शन कीज का इंटरचेंज करने के लिए। ठीक, इसके बाद एंड एस्टेबलाइज सिक्योरिटी एसोसिएशन फॉर एंश्योर कम्युनिकेशन, और मतलब ये हमको सिक्योर कम्युनिकेशन दे जाता है, जिससे कि हम लोग 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं और साथ में हमें सिक्योरिटी एसोसिएशन का भी बताता है, मतलब अच्छे से एस्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशन का मतलब होता है जब भी हम 2 डिवाइस हमारे कम्युनिकेट करते हैं तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इन सिक्योरिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बाकी डाटा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो इंटरनेट की एक्सचेंज हमारा किस चीज़ में हेल्प कर रहा था, 2 डिवाइस को सिक्योरली कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा था और उनके बीच में सिक्योरिटी एसोसिएशन को एस्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा था। ठीक, अब देखो, सिक्योरिटी एसोसिएशन इज अ सेट ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर डेटा एस्टेब्लिश बिटवीन 2 नेटवर्क एंटिटी टू सपोर्ट सिक्योर कम्युनिकेशन। मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है, सेट ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं, जब वो आपस में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आते हैं। ठीक है, एन ऐसे डिफाइन द सिक्योरिटी सर्विस डेट विल बी यूज फॉर पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन 2 नेटवर्क एंटिटी सच एज 2 डिवाइस, दीज में भी इंक्लूड इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी। ये भी मैं बता चुका हूँ कि वही ऐसे मतलब सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या करता है, वो बताता है कि हम इन सिक्योरिटी पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक, अगला पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, द इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, पूरा एक नाम है ये, ISAKMP प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज यूज्ड बाय IKE। मतलब ये जो इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो हमें एक फ्रेमवर्क देता है, मतलब वो हमें एक टाइप से एक डेमो टाइप बताता है कि हमें ऑथेंटिकेशन कैसे करना है और की एक्सचेंज कैसे करना है। ठीक है, मतलब ये हमें फ्रेमवर्क देता है, मतलब ये एक्चुअली हमें बताता है। ISAKMP मतलब वही प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिवाइसेस टू ऑथेंटिकेट ईच अदर। मतलब ये जो प्रोटोकॉल है वो हमें बताता है किस तरीके से वो स्टैंडर्ड तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी डिवाइस को ऑथेंटिकेट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे की इन्फॉर्मेशन। इट अलाउ डिवाइसेस टू नेगोशिएट द सिक्योरिटी पैरामीटर एंड स्टेबलाइज ऐसे मतलब सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टेब्लाइज करने में मदद करता है। इंक्रिप्शन मेथड बताता है, सेटिंग्स बताता है, साइफर सेटिंग्स क्या है, ये सब। IKE सेटअप सिक्योरिटी एसोसिएशन बिटवीन 2 डिवाइसेस टू इनेबल डायरेक्ट connection between them using IPsec. This means that 2 devices can communicate securely with each other without the need of intermediate device to rely on the communication. जब हम IPsec का यूज़ करते हैं, हाँ, जब हम IPsec का यूज़ करते हैं तो उस टाइम में किसी और इंटरमीडिएट डिवाइस के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, यही हमारा सिक्योरली कनेक्शन सेटअप करता है।
In addition to providing key exchange and security association setup, IKE इंटरनेट की exchange है ना, also provides message content protection। मतलब ये हमें सिक्योरिटी एसोसिएशन सेटअप करने में काम करता है, की एक्सचेंज करने में काम करता है, और साथ में ये हमें मैसेज कंटेंट की प्रोटेक्शन भी दिलाता है। और किस तरीके से दिलाता है, हम इसमें शाई यूज़ करते हैं, SHA 512 होता है, एंड MD5 का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अपने सर्वर को सिक्योर रखते हैं। ठीक, देखो तुम लोगों ने अभी तुम सब सुन रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें कम कम समझ में आ रहा हो। तुम सुनो, तुरंत रीडिंग करो, फिर मेरी बात सुनो, फिर रीडिंग करो, फिर सुनो, फिर रीडिंग करो, ऐसे बहुत जल्दी ग्रेस्प करोगे तुम लोग। ठीक है, और कुछ चीज़ें लिख के भी देख लेना यार, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक, अब आते हैं हम लोग DNS पे। DNS क्या होता है? तो DNS एक्चुअली में स्टैंड करता है डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डोमेन नेम सर्वर के लिए भी। ठीक है, अब एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, मानोगे क्या? देखो सुनो, जैसे हमारी एक वेबसाइट है कोई भी, जैसे हम मान लेते हैं www.google.com। अब गूगल तो वो गूगल नहीं, www.ak2.com ये है। अब ak2.com जो नाम था, मेरे को कैसे याद हो गया? इजीली याद हो गया, क्योंकि ये नाम था, मतलब एक सिंपल सा नाम था। बट एक्चुअली इनके अंदर नाम नहीं होते, इनके होते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे, अरे यार देखो IP एड्रेस क्या था, जैसे मान लो ये हमारा ak2.com था। ak2.com का जब हम IP एड्रेस देखेंगे वो ऐसा होगा 1389XY582। अब ऐसा ये एक का है, तो ऐसे पता नहीं कितने सारे वेबसाइट्स होंगे, तुम लोगों को कितनी सारी वेबसाइट्स पता होंगी। तो उन वेबसाइट्स की क्या तुम IP एड्रेस को याद करके बैठे हो? नहीं ना। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, IP एड्रेस को एक यूज़र फ्रेंडली नेम के अंदर चेंज कर देता है, जिससे कि हम उसे याद रख सकें। ठीक है, अब देखो समझो, DNS इज अ डायरेक्टरी सर्विस डेट प्रोवाइड्स अ मैपिंग बिटवीन द नेम ऑफ होस्ट और नेटवर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल एड्रेस। मतलब जो नेम था होस्ट का और उसका जो न्यूमेरिकल एड्रेस था, जो हमने नंबर लिखा था, इन दोनों के बीच में एक मैपिंग देता है। ठीक है, और दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाता है। DNS इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फंक्शनिंग के लिए DNS बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये बात तो आपको ही पता है यार, क्योंकि आप हर वेबसाइट का नंबर थोड़ी याद रखोगे, डोमेन नेम भी तो याद रखोगे, अमेजोन, गूगल, फ्लिपकार्ट, सबका आपको नंबर थोड़ी याद है, सिर्फ नाम याद है। ठीक, अब देखो DNS इज ऑर्गेनाइज इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। DNS जो होता है हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट लेवल कंटेन्स टॉप मोस्ट डोमेन सच एज .com एंड org। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का सबसे पहला लेवल जो होता है, उसके अंदर टॉप मोस्ट डोमेन्स होते हैं, जिसके अंदर .com .org वाले आते हैं। सेकेंड लेवल नोड्स कंटेन जनरल ट्रेडिशनल डोमेन नेम। सेकेंड लेवल के अंदर जनरल और ट्रेडिशनल नेम होते हैं डोमेन्स के। द लीफ नोड ऑन दिस ट्री, जो लीफ के ऊपर नोड्स होते हैं वो, ईच नोड इन अ ट्री हैज डोमेन नेम एंड फुल डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल स्पेसिफाइड बाय डॉट्स। ठीक है, हर एक नोड पे, मतलब ट्री के जो हर एक नोड पे एक डोमेन नेम होता है, और हर एक डोमेन नेम के अंदर सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स होता है। ठीक है, DNS इज सर्विस डेट ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। मतलब डोमेन नेम को IP एड्रेस के अंदर चेंज करता है। इससे क्या होता है, दिस अलाउ यूजर ऑफ नेटवर्क टू यूटिलाइज यूजर फ्रेंडली नेम्स। वो यूजर फ्रेंडली नेम्स वगैरह आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार पढ़ना भाई, बहुत सिंपल भाषा में लिखे हैं, समझना एक बार। ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े स्लाइड्स हो गई हैं, लेकिन सिंपल लिखे हैं काफ़ी। DNS इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंसरिंग द वेब ट्रैफिक इज प्रॉपर्ली रूटेड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। सही बात है, अगर आपने गूगल डाला और आपको वो खोल रही है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, तो ये दिक्कत होगी ना DNS के अंदर। तो DNS ही हम इस बात को इंश्योर करता है कि आप जो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है करेक्टली हो, कोई दिक्कत नहीं हो, जिसको जो चीज़ देखनी सिर्फ उसे वही दिखे, उसके अलावा कुछ और ना दिखे। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट, व्हेन यू टाइप अ डोमेन नेम इनटू योर वेब ब्राउजर, योर कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू DNS रिजॉल्वर टू लुक अप द IP एड्रेस एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम। जब आप डोमेन नेम लिखते हो अपने वेब ब्राउजर के अंदर, तो आपका जो कंप्यूटर है वो DNS रिजॉल्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि इस डोमेन नेम के साथ कौन सा IP एड्रेस जुड़ा हुआ है, ज़रा सर्च करो। ठीक, तो जो रिजॉल्वर होता है वो DNS सर्वर्स के पास क्वेरीज भेजता है कि भाई ये वाला जो नाम है, इस नाम का कौन सा IP एड्रेस है। जब उसे मिल जाती है, तो फिर वो हमारे पास वापस से भेज देता है, मतलब वो हमें अवेलेबल करा देता है। देखो, द रिजॉल्वर देन क्वेरीज, ये कर लिया हमने। द रिजॉल्वर देन क्वेरीज द ऑथोरेटिव DNS सर्वर फॉर द डोमेन नेम इन क्वेश्चन विद विच रिटर्न द IP एड्रेस एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम। मतलब जो हमारा जो सिस्टम था, वो डोमेन नेम देता है सर्वर को, सर्वर क्या देता है, उसके बदले का IP एड्रेस हमें देता है। फाइनली द रिजॉल्वर रिटर्न द IP एड्रेस टू योर कंप्यूटर। और रिजॉल्वर जो होता है IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर पर भेज देता है। IP एड्रेस से हमारी डायरेक्ट साइट खुल जाती है जो हमें खोलनी होती है।
इन डीएनएस अटैक हैकर्स विल टारगेट दी सर्वर विच कंटेन्स दी डोमेन नेम। मतलब डीएनएस अटैक के अंदर हैकर का मेन नेम क्या होता है, उन डोमेन नेम्स को चेंज करना होता है। कैसे करना होता है, मतलब क्या करते हैं हैकर, जिन सर्वर्स के अंदर डोमेन नेम स्टोर है उन सर्वर के अंदर आते हैं, उन डोमेन नेम को चेंज कर देते हैं अपनी मैलिशियस वेबसाइट से, और फिर जब भी कोई आईपी एड्रेस, जब भी कोई डोमेन नेम डालता है तो उस डोमेन नेम से जुड़ा हुआ कोई भी आईपी एड्रेस आएगा तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। समझ में आया। और डीएनएस अटैक्स काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन सिर्फ एक अटैक कई बार आता है, मतलब एक दो बार मैंने देखा है, जो होता है डीएनएस स्पूफिंग। तो इस वाले अटैक को समझ लो, बाकी के नाम वाम देख लेना, बस काफ़ी रहेगा। एक ही अटैक आता है, ठीक। और इसके बाद तुम्हारा ख़त्म, 2-3 स्लाइड और रह गई हैं। देखो डीएनएस स्पूफिंग को हम लोग डीएनएस कैच पॉइजनिंग बोलते हैं। ये हमारा डीएनएस अटैक है, जिसके अंदर क्या करता है हैकर, मतलब अटैकर जो करता है फॉल्स डीएनएस इन्फॉर्मेशन डाल देता है डीएनएस डिजॉल्वर कैच के अंदर। मतलब जो डीएनएस डिजॉल्वर था, मतलब जिसके अंदर हम लोग डीएनएस अपना डोमेन नेम भेजते थे, वो डोमेन नेम की जगह हमें आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करता था। तो उसी के अंदर क्या करता है हमारा अटैकर, अपना फॉल्स डोमेन नेम डाल देता है, ठीक है। DNS cache is used to store the result of previous DNS queries so that subsequent request for same information can be retrieved more quickly। देखो तुम लोगों ने कई बार देखा होगा दिस वेबसाइट अलाउ कुकीज़, देखा है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो हमारा जो DNS होता है उस वेबसाइट की कॉपी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। डोमेन की कॉपी स्टोर कर लेता है, जिससे कि अगर आप दोबारा से उसी वेबसाइट पे जाने जाओ तो उसे फिर से वहाँ पे दोबारा से भेजना नहीं पड़े डाटा, फिर से डिजॉल्वर के पास नहीं करना पड़े, वो डायरेक्ट वहीं से आपको अवेलेबल करा देगा। तो अब हैकर क्या करते हैं, अटैकर क्या करते हैं, उस डीएनएस डिजॉल्वर के अंदर अपना डीएनएस डाल देते हैं, अपना डोमेन नेम डाल देते हैं जो कि मैलिशियस होता है, और फिर वहाँ से जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहोगे तो वो उसका डीएनएस रन हो जाएगा, जिससे कि उसकी वेबसाइट पे आप पहुँच जाओगे। अब आप पढ़ के देखना, सब कुछ सिंपल है इसके अंदर। However, if an attacker successfully inject false DNS information into resolver's cache, the resolver may direct traffic to a malicious website instead of the intended destination। सही बात है कि जो रिजॉल्वर है हमें malicious वेबसाइट पे भेज देगा, ना कि intended destination पे। Here is how DNS spoofing work, किस तरीके से DNS spoofing काम कर सकती है आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल भाषा में लिख रखा है मैंने, ठीक है भाई। तो इसकी वर्किंग आप लोग पढ़ लेना, फालतू में सिंपल है क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ टिपिकल यूज़ ही नहीं किया है। अब प्रिवेंशन अगेंस्ट डीएनएस करते हैं, तो प्रिवेंशन, ये पूरा डीएनएस टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रिवेंशन तो इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर होता है यूज़ आर रेप्यूटेबल एंड सिक्योर डीएनएस सर्विस। मतलब आपको एक अच्छी वैल्यू वाली डीएनएस सर्विस यूज़ करनी है, ऐसे नहीं कि किसी की भी आई डीएनएस सर्विस आपने उठा के यूज़ कर ली तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगी। आप गूगल की डीएनएस सर्विस यूज़ कीजिए, वहाँ से काम बनेगा। इम्प्लीमेंट डीएनएस सेक मतलब डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि वो जब हम उसे लगाएंगे तो जिससे कि कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, तो वो हैकर को उसके अंदर अपना फॉल्स डीएनएस इंजेक्ट नहीं करने देंगे। यूज़ फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि कोई भी सस्पिशियस डीएनएस ट्रैफिक आएगा उसे वो वहीं पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर आता है वही डीएनएस को अप टू डेट रखिए। यूज़ डीएनएस फिल्टरिंग, यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, रेगुलरली मॉनिटर डीएनएस ट्रैफिक जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। अब इन सबसे आप लोग कर सकते हो। तो भाई आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, मैंने इस बार थोड़ी सी जल्दी की है, इस यूनिट को जल्दी ख़त्म किया यूनिट 4 को, लेकिन मैंने पढ़ाया पूरा ही है। वैसे मैं थोड़ा आराम से करता था और थोड़ा हंसी मजाक के साथ करता था, हंसी मजाक नहीं किया क्योंकि भाई एग्ज़ाम भी हैं और टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो आई होप समझ में आ गया हो, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगले सब्जेक्ट में।